मंगलम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं आशीष दुबे। आज हम विशेष चर्चा लेके आए हैं। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ चुका था वायरस के टॉपिक पर, वायरस पे हमने पढ़ा और उससे संबंधित क्वेश्चन भी लगाए। लेकिन आज एक नया टॉपिक होली के बाद से फिर से स्टार्ट हो रहा है और ये क्लासेस अब रेगुलर आपको मिलती रहेंगी। तो आज हम चर्चा करेंगे कि सर जी प्रोटोजोआ क्या होता है, इसी पे हम चर्चा करेंगे और एक एक चीज़ों को बारीकी से समझेंगे और उसका निष्कर्ष निकालेंगे। टॉपिक पे चलने से पहले हम आपको एक चीज़ और बता दें कि 29 तारीख को 29/3/2022 को ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन की टेस्ट सीरीज जो है, ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन में या ऑनलाइन में दोनों प्रक्रिया में आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं टेस्ट सीरीज के माध्यम से। क्योंकि आप देखिए, अगर ये टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करते हैं तो जो समय आगे की तरफ आएगा, जब अक्टूबर से लेकर नवंबर तक ये टेस्ट सीरीज चलेगा, तो वहाँ पे आपका ये कंप्लीट सिलेबस सही समय पे तैयार हो जाएगा। तो उसी के लिए ये भी प्रक्रिया चल रही है ऑनलाइन और ऑफलाइन के साथ में। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे मैसेज आप कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग ज़्यादा लेट नहीं करते हुए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। मंगलम इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म को लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको बेहतर चीज़ बेहतरीन तरीके से मिलती हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि सर जी प्रोटोजोआ क्या होता है। प्रोटोजोआ एक ऐसा एनिमल था जो कि अगर हम यहाँ पे तोड़ें तो प्रोटो ये कहता है कि जो सबसे प्रिमिटिव हो, मतलब ये कि जो सबसे फर्स्ट एनिमल होता है, फर्स्ट एनिमल होता है। फर्स्ट और जुआ का मतलब क्या होता है? एनिमल होता है। क्या होता है? एनिमल होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो सबसे फर्स्ट एनिमल है वही क्या है सर? प्रोटोजोआ है। तो प्रोटोजोआ के बारे में हमने ये समझा कि सबसे जो फर्स्ट एनिमल है वो प्रोटोजोआ होता है। और प्रोटोजोआ के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? प्रोटोजोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोजोलॉजी कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? आगे चलिए। सबसे पहले जो प्रोटोजोलॉजी का जो टर्म दिया था, ध्यान दीजिएगा, प्रोटोजोलॉजी का जो टर्म दिया गया था वो गोल्डफस के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? गोल्डफस के द्वारा दिया गया था कि इन्होंने प्रोटोजोलॉजी का टर्म यूज किया था। उसके बाद विटकर आए। विटकर ने क्या किया कि इस प्रोटोजोआ को, ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रोटोजोआ है इसको विटकर ने 1969 में 1969 में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने फिफ्थ किंगडम का जो सिस्टम दिया था वहाँ पे इन्होंने इसको इंक्लूड कर दिया। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। आगे देखिए, प्रोटोजोआ के अंतर्गत सबसे बड़ी बात ये है कि प्रोटोजोआ वास्तव में है क्या। ये ध्यान दीजिएगा, ये प्रोटोजोआ में क्या है कि यह यूनिसेलुलर है। ध्यान दीजिएगा, यह यूनिसेलुलर है। क्या है? यूनिसेलुलर है। और क्या है? ए सेलुलर है। और क्या है? नॉन सेलुलर है। तीनों चीज़ें डिफरेंस है। आप थोड़ा सा समझिएगा यहाँ से कि जब यह यूनिसेलुलर था, मतलब यह जब यूनिसेलुलर था तब यह क्या था? सिंगल सेल था। सिंगल सेल था। लेकिन बाद में ये कहा गया कि वास्तव में ये सही तरीके से अगर हम कहेंगे तो यह ए सेलुलर होता है। क्या होता है? ए सेलुलर होता है या तो नॉन सेलुलर होता है। अब देखिए, नॉन सेलुलर का मतलब जो सेल नहीं है, और सेल का मतलब क्या हो गया? जो सेल की सेल है उसे हम क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर। अब यह क्यों, क्या डिफरेंस है, इसके अंतर्गत थोड़ा समझिएगा। क्योंकि वास्तव में अगर प्रोटोजोआ की बात करें तो यह वास्तव में यूनिसेलुलर होता है। कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है। लेकिन उसी सेल के अंतर्गत ध्यान समझिएगा, उसी सेल के अंतर्गत जितने भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, जितने भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि रिस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, जो भी प्रक्रियाएं होती हैं वह इसी सेल के अंतर्गत ही होता है। कहाँ होता है? वह इसी सेल के अंतर्गत ही होता है। इसीलिए इसे क्या कहा गया?
ए सेलुलर कहा गया, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए इसे क्या कहा गया, ए सेलुलर कहा गया। और इसमें एक चीज़ आप देखिएगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है कि एक ऐसा सेल जिसमें कई तरीके के एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, जो कि फिजियोलॉजिकली अगर हम बात करें तो यह सिंगल सेल के द्वारा होता है। तो सबसे जो करेक्ट टर्म होगा इसके लिए ए सेलुलर का होगा। क्या होगा, ए सेलुलर का टर्म होगा कि प्रोटोजोआ क्या है, ए सेलुलर है। क्या है, प्रोटोजोआ क्या है, ए सेलुलर है, या नॉन सेलुलर भी कह सकते हैं। लेकिन ए सिंगल सेल इस वजह से कि यह एक सेल का होता है, सिंगल सेल का होता है, लेकिन इसमें जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, रिस्पायरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, यह इसी सेल के अंतर्गत होती है। ये थोड़ा बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, लेकिन सबसे जो अच्छा टर्म होगा वायरस प्रोटोजोआ के लिए वो कौन सा होगा, ए सेलुलर होगा। चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोटोजोआ का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोटोप्लाज्मिक होता है। क्या होता है, प्रोटोप्लाज्मिक होता है। प्रोटोप्लाज्मिक मतलब जो प्रोटोप्लाज्म पे बेस होता है। किस पे बेस होता है, प्रोटोप्लाज्म पे। क्यों, क्योंकि इस प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म ये कहा गया कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ होता है, जीवन का यह आधारशिला होता है। और उसी के आधार पर जो प्रोटोजोआ का ऑर्गेनाइजेशन होता है, डेवलपमेंट होता है, वो किस बेस पे है, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल पर होता है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग कि प्रोटोजोआ की जो बॉडी होती है, प्रोटोजोआ की जो बॉडी होती है, मान लीजिए बॉडी है, और इसी बॉडी के ऊपर जो इनकी कवरिंग होती है, ध्यान दीजिएगा, इनकी जो कवरिंग होती है इसे हम क्या कहते हैं भाई, पिलकिल कहते हैं। क्या कहते हैं, पिलकिल कहते हैं। ये भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा गया है। चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट जरूर करिए, ध्यान दीजिएगा, कमेंट आप जरूर करिए ताकि हमको वहीं से इंफॉर्मेशन हमको मिल पाएगी। चलिए प्रोटिस्टा की अगर हम बात करें तो ये इसमें जो न्यूट्रिशन होता है कितने टाइप का होता है, न्यूट्रिशन का मतलब पोषण होता है। पोषण किस टाइप का कि इनके अंदर जो न्यूट्रिशन मिलेगा, न्यूट्रिशन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, न्यूट्रिशन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ये किस किस फॉर्म में है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं एक एक करके। पहला है सर जी होलोजोइक है। क्या है, होलोजोइक है। यह होलोजोइक क्या होता है कि जो अपना न्यूट्रिशन एनिमल से करता है। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, होलोजोइक एनिमल्स कहेंगे। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है। क्या आता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म टाइप के जो ऑर्गेनिज्म है वो इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद होलोफाइटिक, होलोफाइटिक की चर्चा करें अगर तो होलोफाइटिक मतलब, फाइटिक का मतलब क्या होता है, प्लांट होता है। तो प्लांट के अंतर्गत इसमें कौन आएगा, यूग्लिना आएगा। यूग्लिना ये कहता है कि मैं कनेक्टिंग लिंक हो प्लांट, मैं कनेक्टिंग लिंक हो प्लांट और एनिमल के बीच में। क्यों, क्योंकि इसके अंतर्गत अगर लाइट की अनुपस्थिति में या फोटोसिंथेसिस, लाइट की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस करेगा, लेकिन अगर अनुपस्थिति है लाइट की तो ये अपना भोजन एनिमल के रूप में अपना आपको परिवर्तित करके, एनिमल वाला कैरेक्टर शो करके वहाँ पे क्या करेगा, अपना भोजन वहाँ से प्राप्त कर लेगा। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, मिक्सोट्रॉफिक कहते हैं। क्या कहते हैं, मिक्सोट्रॉफिक कहते हैं। ठीक है, जिसमें यह पैरासाइट भी होता है, पैरासाइट के रूप में भी यह होता है, जिसे आप समझिए कि स्पोरोजोआ का नेचर ये शो करता है। किसका नेचर शो करता है, स्पोरोजोइड। सैप्रोजोइक होता है, सैप्रोजोइक। तो ये वाला ये नेचर शो करता है। इसके लिए हम थोड़ा सा और आगे की तरफ हम लोग चलते हैं कि न्यूट्रिशन तो हो गया सर जी। क्या, पहला होलोजोइक है, दूसरा क्या है, होलोफाइटिक है, तीसरा क्या है, मिक्सोट्रॉफिक है। चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं।
इसमें जो फिजियोलॉजिकल जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि अगर हम बात करें डाइजेशन की बात करें, रिस्पिरेशन की बात करें, एक्सक्रीशन की बात करें, अगर कोई सेल है तो सीधी सी बात है वो जीवित रहने के लिए इस तरीके का जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं ये शो करेगा, जैसे कि डाइजेशन, रिस्पिरेशन और एक्सक्रीशन। देखिएगा, डाइजेशन जो प्रोटोजोआ में होता है या अमीबा की अगर हम बात करें तो वहाँ पे फूड वैक्यूल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फूड वैक्यूल पाया जाता है। यह ठीक हमारे एलिमेंट्री कैनाल की तरह काम करता है। किस तरीके का काम करता है? एलिमेंट्री कैनाल की तरह होता है। और इसमें जो डाइजेशन होता है इंट्रासेलुलर होता है। कैसा होता है? इंट्रासेलुलर होता है। फिर समझिएगा, डाइजेशन की अगर हम बात करें तो फूड वैक्यूल से रिलेटेड होगा, जबकि रिस्पायरेशन की अगर हम बात करें तो यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा। डिफ्यूजन एक प्रोसेस है। क्या सा? डिफ्यूजन एक प्रोसेस होता है। इसका हम डिटेल में चर्चा करेंगे अमीबा पे। अभी हम छोटी छोटी चीज़ों को जान लेते हैं, उसके बाद एक एक चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफ्यूजन के द्वारा क्या करता है? रिस्पायरेशन करता है। रिस्पायरेशन जहाँ पे ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ का एग्जिट करना। आप समझिए, अगर डाइजेशन हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर डाइजेशन हो रहा है तो सीधी सी बात है न्यूट्रिशन मिलेगा, और न्यूट्रिशन के साथ साथ कुछ अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल भी होंगे। क्या होंगे? कुछ अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल भी होंगे। और यह अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल क्या होता है? एक्सक्रीशन होता है। क्या होता है? एक्सक्रीशन होता है। किसके माध्यम से होगा? इसमें यह ऑस्मो रेगुलेशन होता है। क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस के माध्यम से होता है। कुछ में जैसे कि जो पैरासाइट होते हैं वहाँ पे ऑस्मो रेगुलेशन जो ऑस्मोसिस वाली प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से एब्सेंट होती है। लेकिन अगर हम ये कहें कि कुछ ऐसी प्रक्रिया जहाँ पे यह पूरी तरीके से एब्सेंट किसमें नहीं होगा, जिसमें एक्सक्रीशन की प्रक्रिया कंप्लीट होगी। अच्छा, एक चीज़ और समझ लिए, जो ये ऑस्मोरेगुलेशन की प्रक्रिया है यह हमारे किडनी की तरह वर्क करता है। एनालॉगस वर्किंग फंक्शन होता है। चलिए, और एक चीज़ और हम लोग देख लें, जो एक्सक्रीशन है यह अमोनिया का एक्सक्रीशन करता है प्रोटोजोआ। और अगर इसकी नेचर की बात करें तो यह अमोनोटेलिक होता है। क्या होता है? अम्योनोटेलिक होता है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। प्रोटोजोआ का जो क्लासिफिकेशन किया गया वो बेसिकली दो तरीके से किया गया। पहला जो वर्गीकरण किया गया था वो ध्यान दिया गया कि न्यूक्लियस के आधार पर। किसके? न्यूक्लियस के आधार पर। लेकिन दूसरा क्या था? लोकोमोटरी ऑर्गन के आधार पर किया गया। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके एग्जाम में अगर ये आता है कि सर जी ये बताइए कि प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन किस आधार पर एग्जाम चलिए, तो अभी तक हम लोग देखा कि सर जी न्यूक्लियस और लोकोमोटरी ऑर्गन की अगर चर्चा करें तो वहाँ पे सबसे अच्छा विकल्प लोकोमोशन के आधार पर वो जो ऑर्गन होता है उसी के आधार पर, जैसे कि स्यूडोपोडिया की अगर हम चर्चा करें तो सबसे बढ़िया विकल्प यहाँ पे यही आपका सही माना जाएगा। चलिए, लोकोमोशन के आधार पर इनको कई 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है? स्यूडोपोडिया। क्या होता है? स्यूडोपोडिया क्या है इसके बारे में थोड़ा जान लें। फ्लैजिला क्या होता है इसके बारे में जान लें। सीलिया क्या होता है इसके बारे में जान लें। तो स्यूडोपोडिया क्या होता है? जैसे कि अगर हम कोई अमीबा अगर लिए तो इस अमीबा को जो ये एक्सटर्नल वाला स्ट्रक्चर जिसके माध्यम से यह एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे अपनी स्थिति को चेंज करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया। अगर हम इसको तोड़ें तो इसको हम क्या कहते हैं? फॉल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉल्स। और पोडिया का मतलब फॉल्स फीट, एक ऐसा मूवमेंट करने वाला ऑर्गन जो कि फॉल्स होता है। समझ रहे हैं ना? चलिए आगे की तरफ हम लोग देखते हैं। फ्लैजिला भी पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, फ्लैजिला के भी माध्यम से हम मूवमेंट करते हैं। सीलिया के भी माध्यम से मूवमेंट करते हैं। सीलिया किसमें मिलता है? आपका पैरामीशियम में आपका सीलिया मिलता है। चलिए,
यहाँ तक समझ में आ गया। तो 3 प्रकार हैं, 3 टॉपिक, 3 पॉइंट है। पहला क्या है सर जी, स्यूडोपोडिया है। सेकंड क्या है, फ्लैजिला है। तीसरा क्या है, सीलिया। ये 3 सिस्टम हैं जिन्हें तीनों के द्वारा क्या किया गया, इनके स्ट्रक्चर को डिवाइड किया गया, इनके फंक्शन को बताया गया कि ये किस तरीके से इनका डिवीजन हुआ है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि फाइलम का जो प्रोटोजोआ होता है, फाइलम का जो प्रोटोजोआ हो किस तरीके से डिवाइड किया गया। पहला क्या है, सार्कोमास्टिगोफोरा। ध्यान दीजिएगा, सार्कोमास्टिगोफोरा के अंतर्गत डिवाइड किया गया। इसको 3 क्लासेस में, ध्यान दीजिएगा, पहले थोड़ा यहाँ समझ लेते हैं। फाइलम का पार्ट, सब फाइलम, और सब फाइलम का जो पार्ट होता है उसको क्लासेस में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला क्या कि फाइलम, फाइलम के बाद क्या होगा, सब फाइलम, सब फाइलम के बाद क्लासेस में। जैसे कि आप समझिए कि अगर कोई मकान है तो पूरी तरीके से क्या होता है, फाइलम है। अगर उस मकान के अंदर जैसे ही हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे छोटे छोटे या बड़े बड़े रूम दिखाई देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सब फाइलम कहते हैं। और थोड़ा सा अंदर, घर के अंदर प्रवेश करेंगे तो वहाँ पे और भी चीज़ें, और भी कमरे दिखाई देते हैं, ठीक है, और उसे हम क्या कहते हैं, क्लासेस कहते हैं। क्यों ज़रूरत इसलिए पड़ी कि सबसे पहले अगर फर्स्ट डिवीज़न हो गया तो फर्स्ट डिवीज़न के बाद सेकंड डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न के बाद थर्ड डिवीज़न, मतलब इस तरीके से डिवीज़न इसलिए करने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि समय समय पे कैरेक्टर चेंज हो जाता है, परिवर्तन होता रहता है। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं, पहला क्या था क्लास में, मास्टिगोफोरा। मास्टिगोफोरा में डिवाइड किया गया, सार्कोडाइना में डिवाइड किया गया और ओप्लिनेटा में डिवाइड किया। ये 3 ऐसे क्लासेस थे जिसमें इनको डिवाइड किया गया था। मास्टिगोफोरा है, सार्कोडाइना है, ओप्लिनेटा है, ठीक है। तो ये 3 क्लासेस के अंतर्गत डिवाइड किया गया और इन्हीं के बारे में हम लोग थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। मास्टिगोफोरा, ध्यान दीजिएगा, मास्टिगोफोरा के अंतर्गत अगर हम देखें तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो पूछा जा सकता है कि सर जी ये बताइए कि मास्टिगोफोरा के अंतर्गत वह कौन सा एग्जाम्पल है जो कि एग्जाम्पल दे दिया जाएगा वो और आपसे पूछ लिया जाएगा। देखिएगा उसमें क्या है कि यूग्लिना है, लेशमैनिया है, जियार्डिया है, ट्राइकोनिम्फा है और एक और है ट्रिपैनोसोमा है, प्रोटिरोस्पंजिया है और नाक्टिलुका है। क्या है, यूग्लिना है, लिस्मैनिया है, जियार्डिया है, ट्राइकोनिम्फा है, ट्रिपैनोसोमा है, प्रोटिरोस्पंजिया है और नाक्टिलुका है, जिससे बायोल्यूमिनेसेंट भी कहते हैं। चलिए थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल की तरफ के साथ, ये तो हुआ एग्जाम्पल, लेकिन मान लीजिए आप भूल याद करने का एक छोटा सा मैं ट्रिक दे रहा हूँ कि शरीर देखिएगा कि यूग्लिना की लाइफ जरा माफ़ कीजिएगा, जरा ट्रिकी है। क्या, यूग्लिना की लाइफ जरा ट्रिकी है। नाइट में, ध्यान दीजिएगा, नाइट में लाइट जल जाएगी। ध्यान दीजिएगा, नाइट में लाइट जल जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि सर जी यूग्लिना की तरफ यूग्लिना की लाइफ जरा ट्रिकी है। यूग्लिना से क्या हो गया, ये तो हो ही गया। यूग्लिना की लाइफ से क्या हो गया, लिस्मैनिया हो गया। जरा से क्या हो गया, जियार्डिया हो गया। और ट्रिकी में 2 चीज़ें आएंगी, एक ट्राइकोनिम्फा और ट्रिपैनोसोमा। दोनों एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद आपका क्या है कि नाइट में लाइट जल जाएगी। नाइट का मतलब क्या होगा कि नाक्टिलुका होता है। क्या होता है, नाक्टिलुका। और लाइट जलने का तात्पर्य ये है कि ये जो बायोल्यूमिनेसेंट वाला कैरेक्टर है, जो बायोल्यूमिनेसेंट वाला कैरेक्टर है, वो ये कहता है कि जैसे जुगनू आपने देखा होगा, जुगनू क्या करता है, अपने आप को खुद ही प्रज्वलित कर देता है। कब, जब रात का समय होता है। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन है, नाक्टिलुका। तो याद रख लीजिएगा, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो यूग्लिना की लाइफ जरा ट्रिकी है, नाइट में लाइट जल जाएगी।
तो यूग्लिना, लिस्मानिया, जियार्डिया, ट्राइकोनिम्फा, ट्रिपैनोसोमा और नाक्टिलुका, ये कुछ बेहतरीन ट्रिक आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। तो सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर जरूर करिए, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ज़्यादा लोगों को बेहतरीन फ़ायदा मिल सके। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ हम लोग देखते हैं कि प्रोटेरोस्पंजिया क्या होता है, कि यह दो चीज़ों को जोड़ता है। अगर हम यहाँ से अलग कर दें तो यह प्रोटोजोआ और स्पंज को जोड़ता है। किसको? प्रोटोजोआ और स्पंज को जोड़ता है, इसलिए क्या कह दिया गया? प्रोटेरोस्पंजिया कह दिया गया। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। सार्कोडाइना को एक दूसरा नाम है राइजोपोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? राइजोपोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? राइजोपोडा कहते हैं। और ये स्यूडोपोडिया के माध्यम से यह मूवमेंट करते हैं। किसके माध्यम से मूवमेंट करते हैं? स्यूडोपोडिया के माध्यम से मूवमेंट करते हैं। चलिए आगे की तरफ हम लोग देखते हैं कि सर जी इसके अंतर्गत, सार्कोडाइना के अंतर्गत जो एग्जाम्पल हैं वो कौन से एग्जाम्पल हैं? तो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि इसके अंतर्गत अमीबा आंटी शायद सारा दिन कहाँ रहेंगी भाई? रजाई में रहेंगी। कब रहेंगी? जब उनको ठंडी लगेगी तभी तो रजाई में जाएंगी। तो इसके लिए थोड़ा सा देखिएगा कि अमीबा जानते ही हैं, आंटी से एंट अमीबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंट अमीबा हो जाएगा। शायद से क्या हो जाएगा सर जी? स्यूडोपोडिया हो जाएगा। और सारा दिन कहाँ रहेंगी? रजाई में रहेंगी। रजाई मतलब कब? जब ठंडी लगेगी तभी वहाँ पे इनकी एंट्री होगी, जिसे हम क्या कहते हैं? राइजोपोडा भी कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एंट अमीबा में स्यूडोपोडिया होता है। सार्कोडाइना के अंतर्गत यह मिलता है। सार्कोडाइना का मतलब ये सारा दिन सार्कोडाइना रजाई में रहेंगी। तो यहाँ तक हमें लग रहा है कि आपको बेहतरीन अच्छा लग रहा होगा। कमेंट जरूर करिए। मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि कमेंट करेंगे तो पता चलेगा क्या अच्छा है क्या बुरा है। चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। एक क्लास है ओपालिनिटा ये वाला क्लास है। इसमें क्या होता है कि यह पैरासाइट के रूप में होता है। किस रूप में होता है? पैरासाइट के फॉर्म में होता है। स्पोरोजोआ होता है। स्पोरोजोआ यह टोटली पैरासाइट होता है। क्या होता है? टोटल पैरासाइट होता है। ध्यान दीजिएगा, टोटल पैरासाइट होता है। और इस टोटल पैरासाइट के कारण क्या होता है? इंडो पैरासाइट का नेचर शो करता है। क्यों? क्योंकि यह जब भी मिलता है इंटरनल ऑर्गन के अंतर्गत मिलता है, इसलिए क्या कहा गया? इंडो पैरासाइट कहा गया। अच्छा, अब ध्यान दीजिए कि अगर यह इंडो पैरासाइट है, अगर इसे न्यूट्रिशन मिल रहा है, अगर इसे न्यूट्रिशन मिल रहा है तो क्या होगा? देखिएगा, अगर इसे न्यूट्रिशन मिल रहा है तो इसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसको कहीं जाने की ज़रूरत है क्या? नहीं, कहीं नहीं जाने की इसको ज़रूरत है। और इस चीज़, अगर इनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है तो जो स्यूडोपोडिया होता है वह इसकी ज़रूरत है ही नहीं। और किसके साथ में? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की भी ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़, स्पोरोजोआ क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें स्पोर बनता है। और स्पोर किस रूप में होगा? पोलर फिलामेंट के रूप में यह पाया जाता है। एक चीज़ और बता दें, यहाँ पे जो पोलर फिलामेंट है यह यहाँ पे नहीं मिलता है। बहुत ही बड़ा पॉइंट है कि पोलर फिलामेंट क्या इसमें मिलते हैं क्या? तो क्या कहेंगे? नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा, आज मामला थोड़ा डिस्टर्ब है लेकिन ये सही हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। मोनोसिस्टिक टीलोस्पोरिया क्या होता है कि ये टीलोस्पोरिया क्लास है और इस क्लास के अंतर्गत दो चीज़ें हम देखेंगे। एक है मोनोसिस्टिस क्या होता है, दूसरा क्या होता है प्लाज्मोडियम क्या होता है। दूसरा क्या होता है? प्लाज्मोडियम क्या होता है। समझ रहे हैं? तो मोनोसिस्टिस क्या होता है? यह मिलता कहाँ है? अर्थवार में पाया जाता है। कहाँ मिलता है? अर्थवार में मिलता है। और अर्थवार में क्या होता है कि मोनो
यह मोनोजेनेटिक होता है, मतलब एक ही होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। मोनो का मतलब वन और जेनेटिक मतलब एक ही कैरेक्टर के अंतर्गत यह सेमिनल वेसिकल्स में यह पाया जाता है। चलिए आगे की तरफ मोनोसिस्टिस आपका क्लियर होगा। प्लाज्मोडियम आप जानते हैं कि यह इंडोपैरासाइट है, ह्यूमन के आरबीसी में पाया जाता है। ठीक है, इसके लिए एक ट्रिक आप याद कर सकते हैं कि पीएमटी का सिंबल याद कर सकते हैं। क्या याद सकते हैं? पीएमटी का सिंबल याद करके आप इसको अपने जहन में रख सकते हैं कि ट्यूलोस्पोरा के अंतर्गत कौन कौन आता है। मोनोसिस्टिस, मोनोसिस्टिस से क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा, और टी से क्या होगा? ट्यूलोस्पोरा हो जाएगा, समझ रहे? और पी से क्या हो जाएगा? आपका प्लाज्मोडियम हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। पायरो, आगे देखिएगा, पायरोप्लेसिया क्या होता है? यह बेबीसिया में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? बेबीसियम पाया जाता है। टेक्सास में, टेक्सास के अंदर क्या होता है? कैटल फीवर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैटल फीवर होता है। और ये एक तरीके का सब फाइलम होता है। क्या होता है? सब फाइलम होता है, जिसमें एम्फीबिया होता है और इसका जो नेचर हो इंडोपैरासाइट का होता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें कंट्रैक्टाइल वैक्यूल और आर्गन ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं। क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं। क्यों? क्योंकि अगर यह इंडोपैरासाइट है तो इन दोनों की ज़रूरत नहीं रहेगी। चलिए आगे की तरफ। सब फाइलम सिलियोफोरा एक छोटा था जिसमें दो चीज़ें आती हैं, पैरामीशियम और बैलेंटीडियम। क्या आता है? पैरामीशियम और बैलेंटीडियम। क्या होता है? पैरामीशियम और बैलेंटीडियम में देखिएगा कि सिलियोफोरा ने बैलेंटीडिया या पैरामीशियम को दो न्यूक्लियस गिफ्ट किया। मतलब आप समझिए कि दो न्यूक्लियस किस में पाया जाता है? सिलियोफोरा के बैलेंटीडियम में। बैलेंटीडियम में क्या होता है कि दो न्यूक्लियस पाया जाता है। किसमें? पैरामीशियम के अंतर्गत पाया जाता है। चलिए थोड़ा सा और अमीबा की बात करेंगे हम कल। नेक्स्ट टॉपिक है अमीबा क्या होता है, किससे कहते हैं, और इसी पर हम लोग कल विशेष चर्चा करेंगे। अमीबा का मतलब क्या होता है? चेंज द शेप, जो अपने शरीर की संरचना को चेंज कर ले वो चेंज करता है। तो आज थोड़ा ये स्टैंड हिल गया था तो थोड़ा सा रिकॉर्डिंग थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, लेकिन चीज़ें क्लियर हैं। तो कल हम लोग फिर से मिलेंगे अमीबा के सेकंड टॉपिक पर। ठीक है।